स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आज हम मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में की व्याख्या की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। यूँ तो मुक्तिबोध जी नए कवि तथा आलोचकों द्वारा प्रयोगवाद के सर्वोत्कृष्ट हस्ताक्षर स्वीकार किए जाने के साथ ही चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित अंतिम और सर्वाधिक लंबी कविता है और इस कविता के प्रति उन्हें विशेष मोह था। जैसा कि संकलन की भूमिका में व्यक्त श्रीकांत वर्मा के निम्नांकित उद्गारों से स्पष्ट होता है कि बीमारी के दौरान मुक्तिबोध ने इच्छा जाहिर की कि इस संकलन में उनकी दो कविताएं चंबल की घाटियों और आशंका के दीप अंधेरे में दोनों एक के बाद दूसरी छापी जाएं और दूसरी का शीर्षक बदल दिया जाए। उन्होंने कहा था कि आशंका के दीप अंधेरे में शीर्षक एक विशेष मनस्थिति के प्रवाह में दिया गया था। उनकी इच्छा के मुताबिक ही शीर्षक से उन्होंने आशंका के द्वीप हटा दिया है। हालांकि यह शीर्षक इस कविता के अर्थ को अधिक अच्छी तरह व्यंजित करता है। ये दोनों ही कविताएं उनके बीमार पड़ने के कुछ ही समय पहले की कविताएं हैं और इस दृष्टि से अब तक की कविताओं में ये उनकी अंतिम कविताएं हैं। प्रस्तुत कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत से संदर्भों से गर्भित है। श्री शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में, मुक्तिबोध शुक्रवारी में तिलक की मूर्ति के पास रहा करते थे। एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जब गोली चली तो रिपोर्टर की हैसियत से वे नागपुर के नया खून साप्ताहिक के संपादक थे। वे घटना स्थल पर मौजूद थे। उन्होंने सिरों का फूटना और खून का बहना अपनी आंखों से देखा। अंधेरे में शीर्षक उनकी सशक्त और मार्मिक कविता उनके नागपुर जीवन के बहुत सारे संदर्भ अपने अंदर समेटे हुए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसी रहस्यमय आकृति द्वारा, जिसे अपने प्रश्न चिन्हात्मक रूप में मनु कहकर संबोधित किया है, अपने जीवन रूपी अंधकारपूर्ण कक्ष में अर्थात अचेतन या अर्धचेतन मस्तिष्क में चक्कर लगाने का चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मुझे सदैव ऐसी अनुभूति होती रहती है कि मेरे जीवन रूपी अंधेरे कक्ष में अर्थात मेरे अर्धचेतन मस्तिष्क में कोई आकृति निरंतर चहलकदमी करती रहती है। कोई आकृति मेरे अर्धचेतन और चेतन मस्तिष्क के मध्य आँख मिचौनी खेलती रहती है। भाव यह है कि मेरे अर्धचेतन मस्तिष्क में प्रस्तुत भाव विचार बार बार मेरे चेतन मस्तिष्क में आते रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं, लालसाएं और विचार सामाजिक भय के फलस्वरूप अभिव्यक्त नहीं हो पाते और उसके अचेतन मस्तिष्क में घर कर लेते हैं। इन विचारों को दबा या छिपा लेने के कारण वो व्यक्ति ये सोचता है कि वह उन्हें भुला चुका है, किंतु ये भाव विचार उचित अवसरों पर उसके अर्धचेतन मस्तिष्क में आकर उसके क्रियाकलापों को प्रचंड रूप में प्रभावित करते रहते हैं। अर्धचेतन मस्तिष्क से ये भाव विचार कभी तो चेतन मस्तिष्क में आ जाते हैं, कभी अचेतन मस्तिष्क में चले जाते हैं। मुक्तिबोध चूँकि दलित मजदूर वर्ग के हिमायती और पूंजीपतियों के कटु आलोचक थे, अतः सरकारी विरोध के कारण उन्हें अपने विचारों को दबाना पड़ता था, किंतु वो विचार कभी कभी उभर आते थे। कभी आगे कहते हैं कि उन्हें इस रहस्यमय अज्ञात आकृति के पश्चात तो बार बार सुनाई देते रहते हैं, किंतु वो आकृति दिखाई नहीं देती। वो कभी दृष्टिगत नहीं होती। दृष्टिगोचर न होने पर भी वो आभास निरंतर होता रहता है। वो जिंदगी के अंधेरे कमरे की तिलस्मी खो में निरंतर चक्कर काट रहा है। क्योंकि वो उस तिलस्मी खो में कैद है, इसीलिए निरंतर चक्कर काटता रहता है। उसके अस्तित्व का मुझे सदैव उसी प्रकार अनुभव होता रहता है जैसे समीप के किसी गहन अंधकार क्षण दीवार के दूसरी ओर से कोई रहस्यमय आवाज़ आ रही हो। अभिप्राय यह है कि जैसे घोर अंधकार के कारण यह तो ज्ञात नहीं हो पाता कि दीवार की दूसरी ओर कौन है, फिर भी अस्फुट फुसफुसाहट से यह आभास मिला करता है कि वहाँ कोई ना कोई अवश्य है। उसी प्रकार कवि यह भी जानते हैं उनके मस्तिष्क में अज्ञात भाव से कौन कुलबुला रहा है। यह अनुभूति करने को विवश है कि वहाँ किसी न किसी ऐसे भाव विचार का अस्तित्व है जो उसके अवचेतन की कैद से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा है। उसके उस रहस्यमय अस्तित्व की अनुभूति होते हुए भी उसे समझ न पाने के कारण
उनके हृदय में तीव्र धड़कन उठती है और इस विषय में जिज्ञासाकुल हो जाते हैं। वो कौन है जिसकी आवाज़ सुनाई देने पर भी वो दृष्टिगोचर नहीं हो पा रही है। जब कभी मस्तिष्क रूपी तिलस्मी खो में कैद भाव विचारों रूपी कैदी के अस्तित्व को जानने के विषय में अत्यधिक व्यग्र उत्कंठित होते हैं, तो उनके हृदय पटल पर जमाने के विधि निषेधों रूपी फूले हुए पलस्तर में से रेत खारा गिरने लगता है और पलस्तर की पपड़ियाँ इस तरह खिसक कर गिर पड़ती हैं कि उनके मानस चक्षुओं के समक्ष स्वतः ही एक बड़ा सा चेहरा स्पष्ट होता है। अभिप्राय यह है कि जब कभी उन विचारों के विषय में सतत चिंतन मनन में संलग्न हो जाता है जिनको उसने जमाने के विधि निषेधों के कारण दबाने की चेष्टा की थी और एक प्रकार से उनको अपने मस्तिष्क के अंधेरी गुफा रूपी अवचेतन में डाल दिया था, तो ये विचार उन विचारों का स्वरूप शनय शनय स्पष्ट होने लगता है। कभी अनुभव करने लगता है कि उसके मस्तिष्क रूपी कक्ष की दीवार पर एक ऐसा चेहरा उभर रहा है जिसकी नाक नुकीली है, मस्तक बड़ा ही भव्य है, उसकी ठोड़ी पर्याप्त सुदृढ़ है और इस आकृति को देखकर कभी विश्व विमुक्त हो उठता है कि यह अज्ञात अपरिचित आकृति किसकी है, यह कौन है जो दिखाई तो दे रहा है किंतु उसको पहचान नहीं पा रहा है। कभी यह मनु तो नहीं है। गुणार्थ यह है कि कवि को वास्तव में स्वयं अपने ही अहम पर अस्मिता, ईगो या आइडेंटिटी की प्रतिछवि उभरती दिखाई देती है, किंतु वह उसके अपने सारे स्वरूप से इतना पृथक है। तो फिर कवि के व्यक्तित्व के उस रूप का प्रतिनिधित्व करता है जो कवि द्वारा चाहते हुए भी न कर पाने वाले कृत्यों, भाव या विचारों का पूंजीभूत रूप है कि वो उसे पहचान नहीं पाता। कवि द्वारा यह प्रश्न करना कि कहीं ये मनु तो नहीं है, इस रहस्यमय आकृति के रहस्य उद्घाटन में और भी अधिक सहायक है, जिसका इंगित इस ओर है कि जैसे मनु ने अपने समकालीन जीवन के विषय में मनुस्मृति के रूप में उपयोगी नीतियों का निर्धारण किया था, मनुस्मृति के कुछ काल पूर्व तक हिंदू कानून में पर्याप्त महत्ता रही है, उसी प्रकार मुक्तिबोध भी ऐसे नियमों की स्थापना करना चाहते हैं जो आजकल की परिवर्तित परिस्थिति में दीन, दलित, मजदूर वर्ग के हितों का संरक्षण करें। यह खास बात यह है कि प्रख्यात कवि शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की संदर्भगत कविता को उनकी ही नहीं अपितु छायावादी युग की सर्वोत्कृष्ट कविता स्वीकार किया है। मुक्तिबोध की कुछ लंबी कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य को विशिष्ट अर्थ देती हैं, जिनमें अंधेरे में प्रमुख है जो इस संग्रह में संकलित है। ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का, स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सच्ची मुक्ति, आकांक्षा नस नस इसमें फड़क रही है और भावनाओं के अनेक गुम्फित स्तरों पर अंधेरे में मुक्तिबोध की एक ऐसी ही कविता है जिसमें उनकी काव्यात्मक शक्ति के अनेक तत्व घुल मिलकर एक महान रचना की सृष्टि करते हैं जो रोमानी होते हुए भी अत्यधिक यथार्थवादी और एकदम आधुनिक है और किसी भी कसौटी पर उसको जांचा जाए तो आधुनिक युग की कविताओं में सर्वोपरि ठहरती है। उसके बिंब और प्रति, संकेत और संदर्भ, शब्द और ध्वनि चित्र बड़ी गहरी और विविध गूंजे हमारी भावनाओं में भर जाते हैं। उसे मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व वाल्ट हिटमैन और मायोवस्की के शिल्प और शक्ति से टक्कर लेता है और अपनी जमीन पर अप्रतिहत और अद्वितीय रहता है। इस कविता का हमारी अमर राष्ट्रीय कविताओं में शुमार होगा, मुझे इसमें किंचित भी संदेह नहीं। हिंदी की स्वस्थतम आधुनिक काव्य सृष्टि का ये सर्वोपरि विजय चिन्ह है। प्रख्यात कवि, आलोचक, उपन्यासकार डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने इस कविता के विषय में कहा है कि यह गवर्णिका इन वर्स है। इसके बहुत से अंश पिकासो के विश्व प्रसिद्ध चित्र जैसा ही प्रभाव डालते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने स्वर्गीय मुक्तिबोध की संदर्भगत कविता का विशेष विवेचन किया है। उन्होंने इस विषय में अंधेरे में परम अभिव्यक्ति की खोज शीर्षक आलोचनात्मक निबंध लिखा है। उनके ही शब्दों में निसंदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज, किंतु कुछ अन्य कविताओं की तरह इस खोज में किसी प्रकार की आध्यात्मिकता या रहस्यवाद नहीं, बल्कि गली सड़क की गतिविधि, राजनीतिक परिस्थिति और अनेक मानव चरित्रों की आत्मा के इतिहास का वास्तविक परिवेश है।
ब्याज के व्यापक संदर्भ में जीने वाला व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। संदर्भ में पंक्तियों के संदर्भ में उन्होंने लिखा है, नाटकीय कौशल के लिए कविता का में दो व्यक्ति चरित्रों में विभक्त कर दिया गया है। एक है काव्य नायक में और दूसरा है उसका प्रतिरूप वह। ये विभाजन वस्तुतः एक नाटकीय कौशल मात्र नहीं बल्कि इसका आधार आत्मनिर्वासन है। अंधेरे में काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है। उसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। 200 वस्की के अंडरग्राउंड मेन के समान ही ये व्यक्ति भी बाह्य परिस्थितियों से भय लिए एक तिलस्मी मोह में निवास करता है। कविता का आरंभ इस तिलस्मी मोह के रहस्यमय दृश्य से होता है जो अपने प्रभाव में काफ़ी नाटकीय है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर कोई एक लगातार। प्रस्तुत पंक्तियों की तरह मुक्तिबोध ने अपनी दिमागी गुहांधकार का ओरांग उटांग शीर्षक कविता में भी अवचेतन मन को इसी प्रकार की सांकेतिक शैली में गुप्त कक्ष के गुहांधकार के भीतर के संदूक में कैद दिखाया है। मस्तिष्क के भीतर एक और मस्तिष्क, उसके भी अंदर एक और कक्ष, कक्ष के भीतर एक गुप्त प्रकोष्ठ और कोठे के सांवले गुहांधकार में मजबूत संदूक, दृढ़ भारी भरकम, और उस संदूक के भीतर कोई बंद है, यक्ष या कि ओरांग उटांग है। कवि ने इतने में इस तरह इन पंक्तियों में उस मनोदशा का चित्रण किया है जिसमें सतत मनन चिंतन और ध्यान के कारण हमारे अवचेतन में स्थित भाव विचार उभरने लगते हैं और उन पर सामाजिक विधि निषेध का जो आवरण पड़ा रहता है वो हटने लगता है। मुक्तिबोध आधुनिक युग के सशक्त फंतासी नियोजक कवि हैं और उनकी प्रस्तुत कविता भी इसी प्रकार की फंतासी योजना से हुई है। आरंभ में पैरों की आवाज़ सुनाई देते हुए भी कोई आकृति दृष्टिगत न हो पाना और अंततः आकृति उभरते हुए भी कवि द्वारा उसको पहचान न पाना बड़े ही रहस्यमय प्रधान वातावरण की सृष्टि करता है। बार बार धक धक खुद ब खुद में पुनरुक्ति अलंकार होने के साथ साथ अर्थाभिव्यंजना में भी अभिवृद्धि हुई है। भाषा की दृष्टि से कवि ने बोलचाल की आम भाषाओं का प्रयोग किया है जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू की जिंदगी, आवाज़, गिरफ्तार, खुद ब खुद आदि शब्दों का अनुभक्त प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी के प्लास्टर को कवि ने पलिस्तर के रूप में उसके तद्भव रूप में प्रयोग किया है। बिंब योजना के अंतर्गत शब्द स्पष्ट दृश्य बिंबों की कवि ने सुंदर योजना की है। कहने का तात्पर्य यह है कि नगर की बहिर्वर्ती पहाड़ी की दूसरी ओर पहाड़ी में तालाब है जहाँ गहन अंधकार और घोर निस्तब्धता परिव्याप्त है। अंधकार के कारण उस तालाब का जल भी काला है और उस काले जल रूपी शीशे में अचानक ही कोई श्वेत आकृति उभरने लगती है। शनै शनै उसका कुहला चेहरा विस्तृत होने लगता है और मुस्कुराते हुए ये भाव व्यक्त करता है कि हमारी आपस में जान पहचान है। किंतु मैं आश्चर्यचकित हो कि कर्तव्य उन्मूल होते हैं। ये आकृति तो मुझे पहचानती है किंतु मैं इसको नहीं पहचानता। कवि अपनी अस्मिता सहन से बार बार आंखें चुराता रहता है, उसे पहचानने में आनाकानी करता रहता है। इस व्याख्यात्मक अंश के अंतर्गत मुक्तिबोध को तालाब की अपेक्षा बावड़ी का प्रतीक अधिक मिल रहा है। उन्होंने अपनी कुछ अन्य कविताओं में भी तालाब के प्रतीक की योजना की है। चांद का मुंह टेढ़ा कविता की निम्नांकित पंक्तियां दृष्टव्य है कि सामने अंधियाला ताल और स्याह उसी ताल पर सौलाई चांदनी और उस अंधियारे तालाब के उस पार नगर निहारता सा खड़ा है पहाड़। तिलस्मी वातावरण की सृष्टि करती हुई ये पंक्तियां कि अंधेरा सब और निस्तब्ध जल पर भीतर से उभरती है सहसा सलील के तम शाम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुइला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है। ऊपरी उद्धत पंक्तियों में कवि ने जिस कुहले चेहरे के फैलने का बात कहा है उसकी अस्मिता की ही प्रतिछवि है। उसके हृदय स्थित भावनाओं की प्रतिनिधि यह अस्मिता कवि के मनश्चक्षुओं के समक्ष बार बार उभरती है किंतु कवि उससे आंखें चुराता रहता है और मुस्कुराता है, पहचान बताता है किंतु मैं हतप्रभ नहीं वो समझ में आता। इसमें कवि ने मनोद्वंद का अंकन किया है। कवि के अस्मिता उसे बार बार विवश करती है कि उसे पहचान कर उसकी इच्छा अनुसार भाव विचार और कृतियों में संलग्न हो, किंतु चूंकि उसकी यह अस्मिता कवि के उन भाव विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जो समाज के शासक शोषक वर्ग पर आघात करती है,
कवि चाहता है कि वो अपनी अस्मिता को पुकार सुनकर अपने जीवन को झंझटों में न उलझाए। जानकर भी न अनजान बने रहने के मूल में कवि की यही भी चिकित्सा है। अगली व्याख्या में वो अपनी फैंटेसी को आगे बढ़ाते हुए उस स्थिति का अंकन करते हैं जिसमें उनकी अस्मिता बड़ी तेजी से उभरती है और रहस्य रोमांचपूर्ण वातावरण की सृष्टि करती है। जैसे मानो कवि कोई दृश्य देख रहा हो, उस दृश्य में उसने कोई विचित्र दृश्य देखा हो जिसे देखते वो आश्चर्य या भयभीत हो उठा हो। इस प्रकार की नाट्य शैली में वो कहता है, अरे अरे ये कैसा दृश्य है। उस अंधकाराच्छादित सरोवर के इस सतह खड़े हरे भरे वृक्ष अचानक ही चमक उठे हैं। उन वृक्षों की चोटियों पर बिजलियां नृत्य करने लगती हैं। बिजली, क्रांति, प्रकाश, आशा का प्रतीक है। ऐसा भयंकर झंझावात चलने लगा है कि वृक्षों की डालियां झूमती हुई झपट झपट करके जोर से चीखती हुई एक दूसरे पर सिर पटक रही हैं। तभी अचानक ही वृक्षों के अंधकार में छिपी हुई किसी जादुई गुफा का द्वार धड़ाके से खुल उठता है। उस जादुई गुफा के अंधकारपूर्ण गह्वर में लाल लाल मशालें जाने लगती हैं, जिससे उसमें छाया कोहरा भी लाल लाल प्रतीत होने लगता है। इस लाल कोहरे में लाल प्रकाश में स्नात एक रहस्यमय व्यक्ति का साक्षात्कार होने लगता है और फिर वैसी ही रहस्यमय आकृति दिखाई देने लगती है। इस व्याख्यात्मक अंश में नियोजित प्रतीक गूढ़ तो हैं, किंतु उन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। बाहर शहर के तात्पर्य आम मनुष्यों से भिन्न। पहाड़ी के उस पार यानी कवि का सिर, क्योंकि पहाड़ी की भांति ही ऊंचा होता है। अंधेरा तालाब, मस्तिष्क, हरे भरे वृक्ष, नाना प्रकार के भाव विचार, नाचती बिजलियां, क्रांतिकारी विचार, डालियों की टकराहट, विचारों का गुण, तिलस्मिक हो कवि का अवचेतन, लाल लाल मशाल, क्रांतिकारी जागरूक विचार, रक्ता लोक स्नात पुरुष, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत कवि की अस्मिता। पंक्तियां भाषा सामर्थ्य कवि की वातावरण की निर्मित क्षमता के विषय में डॉक्टर राजनारायण मौर्य क्या लिखते हैं वो हम देखते हैं कि मुक्तिबोध शब्दों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं कि पाठक न जाने कब अपने वातावरण का चोला उतार कर कविता के वातावरण में प्रवेश कर जाता है और वो शब्दों के साथ चलता जाता है जब तक शब्द अपना वातावरण स्वयं न समेट लें। रहस्य, रोमांच, जिज्ञासा आदि के वातावरण को कवि अत्यंत साधारण शब्दों से नमित कर देता है। भाषा का प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध की शब्द युग्मों का प्रयोग करने तथा शब्दों की आवृत्ति करने के प्रति विशेष मोह परिलक्षित होता है। उनका यह मोह इस दृष्टि से संगत भी है कि इससे एक ओर तो उनकी भावाभिव्यक्ति क्षमता की अभिवृद्धि हुई है, जबकि दूसरी ओर उनसे रहस्य रोमांचपूर्ण वातावरण की सृष्टि होती है, जिससे उनकी कविता में अप्रतिहत वेग का भी संचार होता है। जैसे कि काले अक्षर वाले शब्दों द्वारा तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर घुसती हैं लाल लाल मशाल अजब सी। इस तरह से मुक्तिबोध की कविताओं का नाटकीयता का पुट प्राय सर्वत्र रहता है, किंतु रहस्य रोमांच की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश है इन जिसमें नाटक के अद्भुत दृश्य का वर्णन कर रहे हो ऐसा आभास होता है, अथवा कोई जादूगर हमें अपने पिटारी में से अद्भुत वस्तु निकाल कर दिखा रहा हो, जैसे अरे अरे तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष आदि। इन पंक्तियों में विस्मयादिबोधक चिन्हों से युक्त अरे अरे के प्रयोग के कारण ऐसी अनोखी नाटकीयता का उन्मेष हुआ है। रहस्यमय पुरुषाकृति बताते हुए लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्तालोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। इस आकृति को रक्तालोक बताना दृष्टि से पूर्णतः स्वाभाविक है और उस आकृति पर रक्तिम आभा पड़ रही है, ये भी स्वाभाविक है। धन्यवाद।